नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RSK अर्थात राह विद सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। राह विद सक्सेस की दूसरी कड़ी में आज हम बात करते हैं प्रस्तावना के दूसरे लेक्चर के बारे में। पहले लेक्चर में दोस्तों हम आपको प्रस्तावना की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो भी डिलीवर किए थे, आप उस वीडियो को देखिए। और उसके नेक्स्ट बाद हम प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी भूमिका बना देते हैं कि प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख होती है, अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है जिसमें शासन प्रणाली के स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सब कुछ डिफाइंड है। जो कैसा हमारा संविधान होना चाहिए, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए संविधान का, और क्या सत्ता का उद्देश्य होना चाहिए, सत्ता का स्वरूप क्या होना चाहिए, जनता मालिक है कि नहीं सत्ता के उद्देश्य का, वो सब डिफाइंड है। और पहला ही शब्द है भारत के प्रस्तावना में कि लोक प्रभुता। दरअसल अगर आप कभी भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पहला ही शब्द है वहाँ से हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। फिर आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो लास्ट में है अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। दरअसल दोस्तों बीच में कंटेंट इसलिए हम गायब किए कि एक जहाँ से लोक प्रभुता परिलक्षित होती है उतना ही कंटेंट हम आपको बताएं, उससे ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का आपको डिलीवर करेंगे। दरअसल लोक प्रभुता परिलक्षित कहाँ होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना में, वो आपको हम बताना चाहते हैं। जैसे कि हम भारत के लोग अर्थात हम स्वयं, और फिर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब इस संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं अपने लिए और देश के लिए, तथा आत्मार्पित का मतलब है देश को सौंपते हैं और स्वयं को सौंपते हैं। फिर उसके बाद इस लोक प्रभुता के संबंध में जो भी विचारक थे, केसी व्हीयर एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े महान विद्वान हैं, उन्होंने लोक प्रभुता की भारत का खंडन किया कि भारतीय संविधान में जो लोक प्रभुता है प्रस्तावना में, वो लोक प्रभुता न होकर धनी और शिक्षित लोगों की प्रभुता है। क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि जो संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे वो एक निश्चित सर्टेन डायमेंशन के लोग थे, उसमें संपत्ति और शिक्षा के दो मानक रखे गए थे। तो उन्होंने कहा कि लोक प्रभुता एक भ्रम है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन हमारे यहाँ के जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उनके इस बात का खंडन करते हुए वो अपना आर्गूमेंट रखते हैं कि नहीं, भारत के संविधान में जो भी लोक प्रभुता डिफाइन की गई है वो सही है। उन्होंने पूछा कि आपका संविधान कौन बनाया? संविधान सभा के मेंबर के द्वारा। हम इधर बताया गया कि हमारी संविधान सभा ने बनाया। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को कौन चुना? तो कहते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा निर्वाचन। आपको पता है कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 के आम चुनाव में, जो ये प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित हुए थे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि प्रांतीय विधानमंडल को कौन चुना, इन सदस्यों को? उन्होंने कहा कि इस पे दो आधार रखा गया। यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस पे बल देता है कि ये सही है। उन्होंने इसी बेसिक पॉइंट पे बोला कि इसमें एक बेसिक संपत्ति के लोगों को रखा गया, एक शिक्षा जो गाइडलाइन रखी गई कि कुछ शिक्षित लोगों को और कुछ धनी लोगों को। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आर्गूमेंट देंगे, निष्कर्ष देंगे कि नहीं, यह विचार सही नहीं है। क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य 90% सदस्य जो 1946 की चुनाव हुआ था संविधान सभा मेंबर का, उसके 90% सदस्य जो आम चुनाव हुआ 1952 में, उसमें भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। और यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। इससे यह परिलक्षित होता है कि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि वही हैं, क्योंकि जो संविधान सभा के मेंबर थे वो इस आम चुनाव में भी भारी बहुमत से विजयी हुए। तो यहाँ ये डिफाइंड होता है कि यही जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। और यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्दावली का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिक लिंग, भेद, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी को चुनाव में वोट देने का अधिकार था, मत देने का। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे आर्गुमेंट कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। और लोक प्रभुता के बिना लोकतंत्र संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोक प्रभुता कहती है कि लोक मतलब जनता, प्रभुता मतलब मालिक, अर्थात जनता ही मालिक है। तो लोकतंत्र बिना लोक प्रभुता के संभव नहीं होगा। और न्यायालय भी लोक प्रभुता को संविधान का आधार माना है जो है। इसलिए यहाँ से आप निष्कर्ष, कंक्लूजन, आर्गुमेंट देते हुए यह बात डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट शब्दावली जो भी प्रस्तावना में है,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुत्व, ये सभी शब्दावलियों को बारी बारी से हम आपके सामने डिलीवर करेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के द्वारा। एक शब्द को इतना समय देने का मतलब यही रहा कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए, वो चाहे प्रीलिम्स के आधार पे या मेंस में भी कभी आ जाए कि क्या भारत की लोक प्रभुता प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द लोक प्रभुता एक भ्रम है, तो आप आर्गुमेंट देते हुए इसमें से 125 वर्ड पर्याप्त लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको इतना डिलीवर किए जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो या प्रीलिम्स का हो। और इस पे क्वेश्चन आना तय है, आज नहीं कभी। इस मेंबर को आप याद रखिएगा कि सीवियर आज नहीं कल कभी प्रश्न आएगा। कथन कारण में आ जाएगा कि भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित लोक प्रभुता एक भ्रम है, कारण दे देगा कि यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो कथन गलत, कारण सही हुए। कथन कारण के बेस पे यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स में। इसलिए हम आपको यह लेक्चर डिलीवर किए। एक ओरिएंटेड क्लास है। आगे का जो भी इसमें शब्द बचे हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।